हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे की किसी वैकेंसी या फिर एसएससी की किसी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराता हूँ और मैं केवल रीजनिंग को ही अभी सॉल्व करा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 2 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का जो आज पेपर को सॉल्व कराना है और इस क्लास को भी अटेंड करके आप 30 नंबर पक्के कर सकते हैं। ग्रुप डी में यहाँ पे केवल 30 नंबर की रीजनिंग आती है, जिससे आप एक अच्छा खासा स्कोर बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिएगा। ये है आज की क्लास और ये कुछ प्रश्न हैं। देखिए, ABCD WXY और Z एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये वर्ग के आकार की कोई मेज है, इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो अभी 4 लोग कोनों पर बैठे होंगे और 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। CW के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। C किसी एक कोने पर बैठा है। C को हम मान लेते हैं यहाँ बैठा है। CW के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो W हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, तीसरे पे C बैठ जाएगा। A किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है। Y A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Y जो है A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। A C के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब A यहाँ पे हो नहीं सकता है, यहाँ पे W है तो A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। Y A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Y A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ये यहाँ बैठ जाएगा। अब आगे देखिए, B और D के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब B और D के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो B अगर यहाँ बैठा दें और D यहाँ हो जाएगा, तभी 3 लोग बैठ पाएंगे। B Z के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। अब Z यहाँ आ जाएगा, B जो है Z के ठीक बगल में बैठा है। B किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, ठीक है। B को कोने पे ही बिठाना है। अब बचा क्या? बचा है X आ जाएगा यहाँ पे। Y के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? Y के बाएं दूसरे स्थान पर A बैठा है। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 1 का अंतर है, -1 हुआ है, यहाँ -4 हुआ है, यहाँ पे -9 हुआ है। अब यहाँ 14 में 8 जाएंगे, 6 बचेगा। 15 यहाँ बचे 16, यहाँ 16 हो जाएगा। ये 16 माइनस हुआ है। अब ये देखिए 1 का वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया और ये हो गया 4 का, तो आगे भी 5 का वर्ग होगा। 25 इसमें माइनस करेंगे तो 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 15 में 2 जाएगा तो 13 बचेगा। 133 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये भी सीरीज का प्रश्न है, इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 122 का अंतर है। 4 में 2 जाएगा 2, 3 में 3 गया 0, 2 में 1 गया 1 बचेगा।
इसका अंतर देखिए, 8 में 4 जाएगा 4, 11 में 3 8, यहाँ पे 84 बचेगा। अब आगे इसका डिफरेंस देखेंगे। इसको दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। दस 132 234 318 440। इसका डिफरेंस 122 था। इसका जो डिफरेंस आया था वो 102 आया था। इसका डिफरेंस 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा, 11 में 3 8, 84 है। यहाँ से कोई सीरीज नहीं बन रही है। इसकी एक और अंतर निकालेंगे इसका। यहाँ पे देखिए 20 का अंतर है। 12 में 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 जाएगा 1, 18 बचेगा। इसका एक और डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ बचेगा 2। अभी वो घटते हुए क्रम में है तो इसमें भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ में आ जाएगा 16। 16 को इसमें घटाएंगे तो 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, और 7 में 1 जाएगा 6 बचेगा। अब वो इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड होता हुआ जा रहा है। 8 8 16 होता है, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और 3 यहाँ हो जाएगा। 386 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए निम्नांकित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने पुरुष विद्यार्थी ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक हैं, यानी स्टूडेंट मेल होने चाहिए और डांसर और सिंगर्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला वो सिंगर्स में आता है, सिंगर और डांसर में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करी गई है स्टूडेंट और मेल की, तो ये जो 5 वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, यही दोनों स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है और ये मेल है, ये दोनों में आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। PQRSTU में सभी की लंबाई अलग अलग, R केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, R केवल अन्य 3 दोस्तों से लंबा है, T केवल एक दोस्त से लंबा है, T केवल एक दोस्त से लंबा है, Q T से लंबा है लेकिन U से छोटा है, U P से छोटा है यानी P से बड़ा होगा। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है? अब देखिए यहाँ पे R केवल 3 दोस्तों से लंबा है, R 3 दोस्तों से लंबा है और टोटल में 3 3 6 लोग हैं, तो R यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। अब ये यहाँ आ गया, ये 3 से लंबा भी हो गया, ठीक है। तो सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है? अब देखिए इस हिसाब से तो T आ रहा है दूसरा सबसे लंबा, लेकिन ये होगा नहीं, तो फिर से इसको देखेंगे। R केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, R 3 से लंबा है और 2 से छोटा होगा, ठीक।
अब देखिए क्यू टी से लंबा है लेकिन यू से छोटा है। क्यू जो है वो टी से लंबा है और यू से छोटा है। अब ये तीनों एक साथ बैठ जाएंगे और देखिए अब आगे यू पी से छोटा है तो पी से बड़ा होगा। बचा क्या, पी क्यू आर एस बचा, एस आ जाएगा यहाँ पे। तो सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा इस हिसाब से क्यू आ रहा है, लेकिन आंसर इसका यू आ रहा है। देखिए आर केवल 3 दोस्तों से लंबा है, 1 2 3, यहाँ पे आर आ गया। टी एक दोस्त से लंबा है, टी एक दोस्त से लंबा होगा तो टी आ जाएगा। क्यू टी से लंबा है लेकिन यू से छोटा है। क्यू टी से लंबा है तो क्यू यहाँ आ जाएगा। अब यू से छोटा है तो यू को यहाँ रख लेंगे। 3 2 5, 3 3 6, ठीक है। यू पी से छोटा है, ठीक। अब आगे देखिए बचा एस, एस आ जाएगा यहाँ पे। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा इसकी बात करी गई है तो ये यू हो जाएगा। ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 6 सहपाठी LMN और OPQ अपनी IGCSE की अंतिम परीक्षा के परिणामों की तुलना करते हैं। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। O ने N से अधिक लेकिन L से कम, O ने N से अधिक लेकिन L से कम अंक प्राप्त किए हैं। M ने N से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, M ने N से, तो M को यहाँ रख लेते हैं। P ने N से कम लेकिन Q से अधिक, P ने N से कम लेकिन Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। L ने M से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। इन 6 सहपाठियों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो M ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आपका राइट आंसर M हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। B E के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, B E के दाईं ओर 1 2 3 चौथे स्थान पर है। C B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, C B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। A E के बाईं ओर छठे स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर बैठा है। C और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, C और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठता तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल में 17 लोग बैठे हैं।
अगला प्रश्न, शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। वह फिर से बाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर जाता है। अब वो बाएं मुड़ा है और 7 किलोमीटर गया। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वो 5 किलोमीटर चला बाएं मुड़कर। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर, दूरी ही पूछिए, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये दूरी 7 है तो इसकी ये दूरी भी 7 होगी, और ये 4 है तो 7 4 11 हो जाएगी। 11 किलोमीटर दूर है वो प्रारंभिक बिंदु से। अगला प्रश्न देखिए, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दोगुनी है। ये है सुमन और ये है वेंकट। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की दोगुनी है। अगर वेंकट की 1 है तो इसकी दोगुनी होगी। 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष है। 12 वर्ष बाद, यानी वर्तमान की निकालने के लिए हम वेंकट को 12 से घटा देंगे, तो 12 वर्ष जब घट जाएंगे तो वेंकट की वर्तमान आयु आ जाएगी। 11 में 2 गए, 9 बचे, यहाँ पे 0 आएगा। तो यानी वर्तमान में वेंकट की जो आयु है वो 9 वर्ष है। लेकिन उसने कहा है कि सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की 2 गुनी है, तो ये 9 है, तो ये 18 हो जाएगा। तो सुमन की वर्तमान आयु 18 वर्ष आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती 240 मीटर चलती है। वह फिर से दाएं मुड़ती है, 280 चलती है, फिर दाएं मुड़ेगी और 280 चलेगी। फिर वह बाएं मुड़ती है, 120 मीटर जाती है, बाएं मुड़ेगी 120 मीटर जाएगी। अंत में वह बाएं मुड़ती है, 120 मीटर जाती है। अब वो बाएं मुड़ के 120 जाती है। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, आरंभ में यहाँ से चलना शुरू किया और अब यहाँ अंत में है, किस दिशा में है, तो दिशा हो गई इसकी पूर्व। और कितने मीटर की दूरी पर है, अब दूरी निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये वाली दूरी आपको फाइंड करानी है। तो जब ये 240 है तो इसकी ये वाली जो दूरी यहाँ तक की होगी, ये भी इसकी 240 हो जाएगी, ठीक। और ये 120 है, तो 120 और 240 हो जाएंगे 360। 360 पूर्व में आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे स्थान पर होगा। अब बाएं से तीसरा स्थान निकालने के लिए हम ये कुछ दूरी के सिंबल जो हैं इनको हटा देते हैं। अब वो तीसरे तक की बात करिए तो 1 2 3, तीसरे पे H होगा। ये आपका राइट आंसर है। इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। इसको लिख लेंगे पहले यहाँ। अब अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में इसको बताना है। एल को पहले उठाएंगे, एल के बाद M N O P Q R, इसका तो कोई आगे नहीं मिला। O को लेंगे, O P Q R S T, ये भी नहीं है। V क्यों लेंगे, V W X Y Z, यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन एक ये मिलेगा, देखिए A और B, A B, आगे और पीछे आगे की दिशा में A B मिला। इसके बाद B के बाद C D नहीं है, B C D नहीं है, L के बाद M नहीं है। अब E को पीछे से उठाना शुरू करेंगे।
EFGHIJK नहीं है, LMNOP नहीं है, B को लेंगे BCDEF नहीं है, ABCD नहीं है, VWX नहीं है, OP, यानी टोटल में एक शब्द भी ऐसा है जो आगे और पीछे से अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो आगे इसका संबंध बताना है। देखिए, अगर 13 का गुणा हम 2 में करें तो 26 हो जाता है, प्लस 2 करेंगे तो 28 आ जाता है। 15 दूनी 30 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस नहीं हो रहा है, तो ये तरीका इसमें नहीं लगेगा। आगे इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 8 में 5 जाएगा, 3 जाएगा, 5 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ 10 में 5 गया, 5, और 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 15 का डिफरेंस है, तो 15 इसमें प्लस कर दीजिए, तो यहाँ 35 हो जाएगा। 35 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो आगे इसको ये लिखा जाता है, उसी में इसको क्या लिखेंगे? अब इनको लिखना होगा पहले, फिर आसानी से समझ में आएगा। बराबर ये होता है यू आर गुड। ठीक, अब आगे देखिए, 5 6 8, 2 3 5, 12 6 5 और 14 52 बराबर होगा गुड बॉय बैड हैबिट। ऐसी इसमें देखिए, 2 5 4 7 5, 4 5 8, 5 6 8 बराबर एविल्स आर बैड। अब देखिए, इसमें आर का पूछा है, अब इसको कलर से कराना होगा, क्योंकि कलर से आसानी में समझ में आएगा। अब इसमें कॉमन देखना होता है। अब देखिए, यहाँ पे 458 है, पहले और तीसरे लाइन में देखिए, यहाँ पे भी 458 है। ऐसे इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए आर है, और यहाँ पे आर है, ये 401 नंबर मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे। अब आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर दोनों चीज़ इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, तो आर की वैल्यू यही आ जाएगी, 458। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इसको ये यहाँ पे खाली स्थान में छोड़ देता, दोनों में कॉमन ना होता, तो फिर सभी का निकालना पड़ता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ D है, यानी 1 प्लस हुआ है, यहाँ A और यहाँ C 2 प्लस हुआ है, यहाँ R और यहाँ U 3 प्लस हुआ है, और B और यहाँ 6 4 प्लस हुआ है, O 15, 20 पे T 5 प्लस हुआ है, 14 पे N और 20 पे यहाँ 6 प्लस हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 तक प्लस हुआ है सीरियल में। ऐसे इसमें क्रॉस चेक कर लेंगे, 1 प्लस करेंगे F आएगा, 2 प्लस करेंगे P आता है, A में 3 प्लस करेंगे D आता है, और B में 4 प्लस करेंगे 6 पे F आएगा, L में 5 प्लस करेंगे 17 पे Q आएगा, और यहाँ E में 6 प्लस करेंगे तो K आता है। अब देखिए, इसमें C 1 प्लस करेंगे तो D आएगा, ये ऑप्शन गलत हुआ, और ये वाला भी गलत।
ए में 2 प्लस करेंगे सी आता है, दोनों में सी है। 14 में 3 प्लस करेंगे 17 पे क्यू आएगा, यहाँ पे एच है। आपका जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इनका जो इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसका इससे है, आगे इसका संबंध बताना है। अब यहाँ देख सकते हैं पीछे 5 है तो यानी 5 का गुणा इसमें हुआ है, तो 15 का गुणा इसमें करके देखेंगे। 15 से 45 हासिल लगा 4, 15 एकम 15 4 19 यानी 15 का गुणा हुआ है। 13 में 2 प्लस किए और 15 का गुणा किया। इसमें 11 में 2 प्लस करेंगे 13 आएगा, 13 का गुणा 11 में करेंगे। 13 एकम 13 की 3 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14 143 होता है। ऐसे ही इसमें 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 सत्ते 63 होता है। 63 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं? देखिए ये लड़के हैं और ये जिम्नास्ट हैं और ये रेसर हैं। ऐसे कितने लड़के बॉयज़ जो रेसर भी हैं और जिम्नास्ट भी हैं? तो ये 4 देखिए आपको तीनों में नज़र आएगा। कॉमन जो कॉमन है वही चीज़ इसमें पूछी गई है, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपना दिमाग थोड़ा लगाना है और इसको सॉल्व नहीं करना है। आगे इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, तो आगे इसका संबंध भी बताना है। अब देखिए यहाँ पे 3 अक्षर उठाएंगे आगे से प्रो, तो उल्टा कर देंगे प्रो। इसके बाद एफ का अपोजिट नहीं, आगे से 3 उठाए और पीछे से 4 उठाएंगे, इसको भी उल्टा करेंगे तो देखिए डबल एस फिर ई एफ आएगा। ऐसे आगे इसको 3 को उठाएंगे उल्टा करेंगे NOC, इसको पीछे से उठाएंगे NIAT, आगे से 3 और पीछे से 4। वही चीज़ इसमें देखिए आगे से 3 उठाएंगे तो यहाँ पे हम UOR करेंगे, इसके बाद पीछे से 4 उठाएंगे तो ENIT, UOR T वाला तो गलत, UOR है, यहाँ URO है, ये गलत। UOR यहाँ पे N आया है जबकि यहाँ पे E है, तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कुछ कास्ट चारकोल है, कुछ की बात करेंगे, कुछ कास्ट ये है चारकोल। कुछ पेट्रोल डीजल है, कुछ पेट्रोल, अब यहाँ देखिए कुछ पेट्रोल डीजल है, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया डीजल। और आगे देखिए सभी डीजल जीवाश्म है, सभी डीजल ये हो गया जीवाश्म। अब इसको सॉल्व करेंगे। कुछ पेट्रोल चारकोल है, पेट्रोल यहाँ है चारकोल यहाँ है, इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। कुछ जीवाश्म पेट्रोल है, हाँ कुछ जीवाश्म पेट्रोल ज़रूर है। आगे देख कुछ कास्ट डीजल है, कास्ट यहाँ है डीजल यहाँ है, इसका कोई भी संबंध नहीं है, तो केवल आपका आंसर आएगा 2 वाला। निष्कर्ष 2 फॉलो करता है और निष्कर्ष 2 इसमें एक ऑप्शन पे है, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए सीरीज़ का है, अल्फ़ाबेटिक और नंबर सीरीज़ दोनों इसमें मिक्स हैं। तो पीछे से हम 6 को उठाते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 छरंग 36 होता है।
तो 48 वाला तो ऑप्शन गलत हुआ। अब आगे देखिए, ZYXW यानी एक एक घटाते हुए चल रहे हैं, V के बाद आता है U और यहाँ पे है V और यहाँ आएगा U, तो 48U 36। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, ये कथन है और ये दो निष्कर्ष हैं इसके। आपको बताना कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देश भी अपनी ईंधन ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ दशकों से देश वाई से 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है। हालांकि देश में मौजूदा वित्तीय संकट के कारण देश वाई अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात अब 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आगे देखिए, निष्कर्ष 1, आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनर्बिक्री उद्योग के पूरी तरह बंद होने की संभावना है। कार की कहीं पे भी बात नहीं करी गई है। देश बी द्वारा ईंधन कर में 30% की वृद्धि की जाएगी, ये बात सही है। 30% की वृद्धि करके अधिक कीमतों पे वो कच्चे तेल और पेट्रोलियम के सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। 2, दी गई जानकारी से ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें वृद्धि की बात नहीं करी गई है। इसमें कीमतों पर वृद्धि 30% अधिक कर दिया है, करने की बात नहीं करी है वृद्धि, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला दूसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए हम संख्या लिख लेते हैं पहले। 4 1 7 5 9 3 2 8 6 आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े की ओर तो हो जाएगा 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए 1 भी बदल गया, 2 भी बदल गया, 3 बदल गया, 4 बदल गया, 5 बदल गया, 6 बदल गया, 7 भी बदल गया, लेकिन 8 नहीं बदला, 9 भी बदल गया। तो केवल एक अक्षर ऐसा है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। प्रतीक की बात करें तो जिनके ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या है। एक तो ये हुआ। आगे देखिए, तो टोटल में एक ही ऐसा प्रतीक है जिसके आगे एक अक्षर और बाद में एक संख्या है। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है। व्यंजन की बात करें और स्वर की बात करें तो आगे पीछे स्वर आना चाहिए और बीच में व्यंजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसी कोई संख्या तो दिख नहीं रही जिसके आगे और पीछे दोनों स्वर है। यहाँ पे शून्य आंसर आएगा, ऑप्शन में भी शून्य दिया है। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, सॉरी कोई भी अक्षर नहीं जिसके आगे और पीछे दोनों स्वर हों। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और सभी के मुख उत्तर की ओर हैं। ठीक है, जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और के बीच एक व्यक्ति बैठा है।
आई जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आई जो है जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। एच जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। आई और के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। आई और के बीच 4 व्यक्ति हैं। हम के को यहाँ रख लेते हैं तो जी आ जाएगा यहाँ, एच हो जाएगा यहाँ। ठीक है। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। के बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पे कैसे हो सकता है? अब यहाँ से इसकी स्थिति बदल जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा जी और इसके बीच में होगा एच। अब यहाँ आएगा एम, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और यहाँ पे हो जाएगा के। अब इसको भी बदलेंगे। अब ये वाला देखेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। पहले देखिए, आई और के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब आई को यहाँ लाएंगे, 1 2 3 4। 4 आई होगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे होगा जे। आई के बीच 4 लोग बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम के 1 2 दूसरे स्थान पे एम हो जाएगा। यदि उपरोक्त के अतिरिक्त पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल में 12 लोग पंक्ति में बैठे हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम होगा। यदि पिता और पुत्र की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ये देखिए एज का प्रश्न है। वैसे तो इस चैप्टर को मैथ में काउंट करते हैं, लेकिन ये रीजनिंग में भी आता है अभी, और इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो तो आप लोगों को पता है कि कितनी हार्ड कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसको मैथ में काउंट करते हैं। देखिए पिता और पुत्र, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पिता की हम x मान लेते हैं, पुत्र की y मान लेंगे। अब उसने पूछा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने यानी 3y से 6 वर्ष अधिक है, प्लस 6 वर्ष, ये हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y उस ओर जाएगा, या तो इस y को इस ओर लाएंगे, बराबर में 6 रखेंगे केवल, तो ये हो जाएगा x माइनस का बचेगा 2y बराबर 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। ठीक, ये समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, उसने 2 वर्ष बाद कहा है 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, यानी 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, ये 2 वर्ष बाद और पिता की आयु का 2 गुना माइनस
पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष कम होगा। पुत्र की आयु 5 गुने से 7 वर्ष कम होगा। अब 2 वर्ष बाद की बात करिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम पहले। तो आ जाएगा आपका माइनस का 2x, जब 2x प्लस 2 दूना 4 अब ये होगा प्लस 5y 5 दूनी 10 बराबर 7 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये, अब जब ये पूरा माइनस का है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा क्योंकि ये प्लस का है। अब देखिए 10 में 4 चला जाएगा तो बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ बचा है 2x, वो भी माइनस का। ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस से माइनस का गुणा अंदर हो जाता है, ठीक है। माइनस का 2x प्लस का 5y, यहाँ पे प्लस का 5y हो जाएगा बराबर। अब ये 6 यहाँ पे है और 7 यहाँ, ये 7 उस उड़ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा तो बचेगा 1। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा समीकरण नंबर 2। या तो इसको ऐसे लिख लीजिए 5y माइनस 2x बराबर 1, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ये आ जाता है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। उसने बात बोली थी कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 2 वर्ष का इसमें हम पहले गुणा कराते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4y, जब 2 का अंदर गुणा होगा बराबर 12। अब जो हमारा ये निकल के आया था तो ये आया है प्लस का 5y है तो 5 इस और लिख लेंगे, और ये है माइनस का 2x। ये ऐसे ही रखा था ना, देखिए हमने इसको इस और लिख दिया था, लेकिन ये जो निकल के आया वही है। तो माइनस का 2x हमने समझने के लिए रख दिया था, लेकिन आसानी इसी में रहेगी, बराबर 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x से 2x चला जाएगा क्योंकि 2x माइनस का है और ये 2x प्लस का है। या 5y प्लस का और 4y माइनस का, तो एक ये y से y बचेगा। अब यहाँ 12 और 1 13 हो जाएगा, संख्याएं जुड़ जाती हैं और ये जो अचर होते हैं ये घट जाते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 13। अब जब y की वैल्यू आ चुकी है तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है आपका 2y बराबर 6। ये देखिए समीकरण नंबर 1 है, इसमें जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 13 दूनी 26 बराबर 6। तो इस 26 को माइनस है, इस ओर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 32।
अब देखिए x की वैल्यू 32 है, y की वैल्यू 13 है। उसने पूछा है पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है। तो x माइनस वाई बराबर 0। तो x की वैल्यू 32 है माइनस y की वैल्यू 13 है। जिसको हम घटा देंगे तो 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 2 में 1 जाएगा 1। आपका जो राइट आंसर होगा वो 19 वर्ष आ जाएगा। इनकी आयु का अंतर जो है वो 19 वर्ष है। ये दोस्तों बहुत ही कैलकुलेटिव रहता है, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए भाग और गुणा हम चेंज कर लेते हैं, पहले यहाँ गुणा कर लेते हैं और यहाँ भाग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा देखिए, गुणा और प्लस कर लीजिए, यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, 12 में 6 नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, माइनस और गुणा करिए, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन 12 से 6 नहीं जाता है, 6 से 12 चला जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, भाग और माइनस को चेंज करिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाग। अब इसको सॉल्व करिए, 4 से 12 चला जाएगा 3 बार, 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, और 13 6 19 होते हैं, 19 में 15 चला जाएगा, 4 बचेगा। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तो टोटल में इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है दोस्तों क्लास पसंद आई होगी, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करिएगा। और यहाँ से आप इतने भी प्रश्न करके एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो इससे सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मुझे पता है, लेकिन आप लोग निरंतरता ऐसे ही बनाए रखिए। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो